अब आ जाते हैं रिकवरी में, अप ऑन रिकवरी। ठीक है, तो अप ऑन रिकवरी में है कि अगर पेशेंट रिवाइव कर गया आपकी कोशिशों से, काम करने वाले लोगों की कोशिशों से, अगर पेशेंट रिवाइव कर गया फिर आपको क्या क्या करना है वो चीज़ों को हम लोग देखना है। व्हेन द पेशेंट रिवाइव्स ही शुड बी केप्ट लाइंग डाउन एंड नॉट अलाउड टू गेट अप और बी रेज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस विदाउट द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपके अथक प्रयास से, आपके कोशिशों से, आपके मेहनत से, रिससिटेशन समय पर प्रोवाइड करने से, समय पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने से वो पर्सन पुनर्जीवित हो गया, रिवाइव हो गया, उसकी सांसें फिर से चलने लगी। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है? तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि उसको रेज नहीं करना है, उसको खड़ा नहीं करना है। अभी भी उस पर्सन को भले ही उसकी सांसें फिर से आ गई लेकिन उसको लेटे रहने देना है। जब तक डॉक्टर आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहे तब तक उसको लेटे रहने देना है। ठीक है, जब तक डॉक्टर एडवाइस ना करे तब तक उसको लेटे ही रहने देना है, उसको उठाने की कोशिश नहीं करनी है अभी। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ डॉक्टर हैज नॉट अराइव्ड बाय द टाइम द पेशेंट हैज रिवाइव्ड, ही शुड बी गिवन सम स्टिमुलेंट such as tea spoonful, small glass of water और a drink of hot ginger tea और coffee। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टिमुलेंट का रोल आएगा अब। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या कोशिश करना है कि अगर वो पर्सन रिवाइव कर गया तो जब तक डॉक्टर ऐसा नहीं कहे तब तक उसको उठाने की कोशिश नहीं करनी है, डॉक्टर कहे तभी उठाना है। हाँ, अगर डॉक्टर नहीं पहुंचा है तब तक साइट पे और तब तक पर्सन रिवाइव कर गया, उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई, तब आपको क्या करना है, तब आपको उस पर्सन को लेटे ही रहने देना है। ठीक है, और कोशिश करना है कि ही शुड बी गिवन सम स्टिमुलेंट, कोशिश करना है कि उसको कुछ स्टिमुलेंट दिया जाए। अब मैंने आपको बताया था स्टिमुलेंट का मतलब कि स्टिमुलेंट अ कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का जो बॉडी को स्टिमुलेट करने का कारण करे, बॉडी को थोड़ी सी कैलोरीज, थोड़ी सी एनर्जी दे, बॉडी को थोड़ा सा हीट दे, सो दैट कि कंफर्टेबल वो पर्सन फील कर सके। तो देखो यहाँ स्टिमुलेंट देने की कोशिश करनी है और वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। 1 टी स्पून फुल, जो आपका स्पून होता है, चम्मच होता है, उसको उसके साइज के हिसाब से, उसके वॉल्यूम कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से दो तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। छोटा चम्मच जो होता है उसको हम लोग टी स्पून बोलते हैं, बड़ा चम्मच को हम लोग टेबल स्पून बोलते हैं। टी स्पून फुल मतलब छोटा चम्मच भर के, तो छोटा चम्मच भर के टी स्पून फुल ऑफ स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर उसको देना है। ठीक है, ग्लास तो यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, वाटर का टी स्पून फुल यानी छोटे चम्मच से कुछ पानी उसको पिलाने की कोशिश करनी है। ग्लास से क्यों नहीं कोशिश करनी है? क्यों मैं बोल रहा हूं कि ग्लास लिखा हुआ गलत है यहाँ? एनीवन? हाँ, यस, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, उस पर्सन को लेटा ही रहने दे रहे हैं। तो लेटा हुआ पर्सन को पूरा ग्लास भर के हम कैसे पानी पिला सकते हैं? सांसें रुक जाएंगी उसकी फिर से। गॉट दैट? तो इसीलिए टी स्पून फुल यानी टी स्पून, पहले ही मैंने आपको बताया कि जो स्पून होता है, चम्मच होता है, उसकी वॉल्यूम कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। टी स्पून छोटा चम्मच के लिए और टेबल स्पून बड़े चम्मच के लिए। हम लोग बोलेंगे टी स्पून फुल मतलब छोटा चम्मच भर के, टेबल स्पून फुल मतलब बड़ा चम्मच भर के। तो टी स्पून फुल, ठीक है, स्मॉल ग्लास ऑफ वाटर यहाँ लिखा हुआ है, ये गलत है, आप लोग कर लीजिएगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर उसको कर दीजिएगा बदल के। ठीक है, तो छोटे चम्मच से थोड़ा सा पानी देना होगा। ठीक है, और हॉट जिंजर, जिंजर मीन्स अदरक, तो अदरक को पीस के जो गर्म करके दिया जाता है, छोटा सा उसका काढ़ा जैसा बना के, वो भी 1-2 चम्मच ही उसको देना होगा अदरक का। अदरक इसलिए दिया जाता है कि अदरक एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। मीन्स इलेक्ट्रिकल शॉक लगा किसी पर्सन को, तो इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के वजह से उसका ब्लड का बहुत सारा पोर्शन आयोनाइज हो चुका है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से शॉक लगने के बाद से ब्लड का मैक्सिमम पोर्शन आयोनाइज हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्लड में जो हेमोग्लोबिन कंपाउंड है वो आयरन का कंपाउंड है, एंड आयरन इज अ मेटालिक सब्सटेंस दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके वजह से आयोनाइजेशन डेवलप हो जाता है। साथ साथ आपके ब्लड के पोर्शन में जो वाटर है, उस वाटर में सेवरल सॉल्ट्स भी अवेलेबल हैं, उन सॉल्ट्स का भी आयोनाइजेशन हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स उन आयंस को न्यूट्रलाइज करने का एक बहुत बड़ा मीडियम है। ठीक है, तो जिंजर एक एंटीऑक्सीडेंट है। लोग जिंजर इसलिए देते हैं कि जो आयोनाइजेशन डेवलप हुआ है शरीर में, उसमें बहुत सारा जो आयंस है, जो फ्री रेडिकल्स है, वो न्यूट्रलाइज होने लगे, सो दैट कि वो पर्सन कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, तो स्टिमुलेंट्स देने की कोशिश करनी होती है। स्मॉल टीस्पून फुल ऑफ वाटर,
ड्रिंक ऑफ हॉट जिंजर, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में चम्मच से ही, ठीक है। टी, चाय या कॉफ़ी देने की कोशिश करनी होती है। चाय और कॉफ़ी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को यानी आयंस को न्यूट्रलाइज करते हैं, और जितना आयंस न्यूट्रलाइज होगा उतना कंफर्टेबल फील होगा, और साथ साथ उसके साथ कैलोरीज मिल रही हैं, थोड़ी सी एनर्जी मिल रही है, और हॉट टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसको देनी होगी उस पर्सन को। द पेशेंट शुड देन हैव any other injuries attended to and be kept warm, being placed in the most comfortable position, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि पर्सन जब रिवाइव कर गया, उसकी सांसें इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के बाद से उसकी सांसें रुक गई थी, हमारे कोशिशों के बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के बाद वो पर्सन रिवाइव कर गया, तो रिवाइव करने के बाद पहले तो कोशिश करना है उसको लेटा ही रखना है, जब तक डॉक्टर उसे उठाने के लिए नहीं कहे उठाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर डॉक्टर साइट पे नहीं पहुंचा है तो तब तक कोशिश करनी है कि उस लेटे लेटे ही जो पर्सन रिवाइव किया है उसको हम लोग ये सब कुछ स्टिमुलेंट दें, ठीक है। ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हॉट जिंजर वाला जो काढ़ा होता है वो, चाय या कॉफ़ी चम्मच से थोड़ा थोड़ा ही देने की कोशिश करें। और उसके बाद हम ध्यान दें बाकी जो इंजरीज हुई है ना उन पर हम ध्यान दें। जहाँ जला है वहाँ पे अगर ऑइंटमेंट है तो वो सब लगाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। जहाँ ब्लड आ रहा है वो सब रोकने के लिए पट्टी वगैरह जो भी बांधने की जरूरत है, यानी बाकी इंजरीज को अब अटेंड करना होगा, ठीक है। और उस पर्सन को जो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन हो सकता है जहाँ वो आराम फील करे उसमें उसको लेटाने की कोशिश करनी होगी, या अगर बैठाने की जरूरत हुई थोड़ा सा रेज करके जहाँ मैंने कंफर्टेबल फील करे वो हमें कराने की कोशिश करनी होगी। तो ये सारी चीजें हैं अपॉन रिकवरी, यानी रिकवरी के बाद, रिवाइवल के बाद जब नेचुरल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट हो गई तब की बात है। आगे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में और क्या करना होगा उसके बाद, जब पर्सन रिवाइव कर गया उसके बाद फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हमें और क्या करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू ऑल द बर्न्स। अब जहां जहां जले हुए चीजें हैं वहां हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। बर्निंग के लिए जो ऑइंटमेंट्स आता है, जो क्रीम्स आता है, वो दे के जहाँ जहाँ बर्न्स है उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हमें खासकर ये ध्यान देना होगा जो कट्स हैं उन कट्स पे अगर ब्लड आ रहा है तो उसे रोकने के लिए जो भी ज़रूरत है वो वहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह करना होगा। स्टिचेस की ज़रूरत है अगर डॉक्टर साइड पे आ चुका है और डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर अगर एडवाइस करता है कि सम स्टिचेस आर रिक्वायर्ड तो वो स्टिचेस देना होगा। जो भी फर्स्ट एड पॉसिबल है वहाँ वो देने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की अब तक हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का भी एक प्रॉपर टेक्निकल तरीका होता है मेडिकल टर्म्स के हिसाब से। ऐसा ही नहीं कि जाके हवा भरना शुरू कर दिए कहीं से, उसका सबका अपना एक तरीका है और सबका एक वे है, सबका एक प्रॉपर डिफाइंड वे है। उस डिफाइंड वे से, उस टेक्निकल थियोरेटिकल टर्म्स के हिसाब से जो आपको बताया जाता है उसके हिसाब से ही आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश करनी होगी अफेक्टेड पर्सन को, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में हम लोग आ जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कुछ मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए साइंटिस्ट थे उन्होंने मेथड इन्वेंट किया, उन्होंने मेथड प्रपोज किया और उनके नाम पे ही इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मेथड्स को हम लोग जानते हैं, उनका नाम उन साइंटिस्ट के नाम पे ही रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्कैफर्स प्रोन प्रेशर मेथड, ठीक है। स्कैफर मेडिकल फील्ड के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ही इस मेथड का नाम रखा गया है, स्कैफर्स प्रोन प्रेशर मेथड। अब प्रोन पोजीशन आप सबने देखा होगा, अभी जो वायरल इन्फेक्शन अभी जो चल रहा है कोविड का, उसमें भी पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स से प्रॉब्लम होता है, उनका लंग्स अगर इन्फेक्टेड है, उनके टिश्यूज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, तो उनको प्रोन पोजीशन में लेटाने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोन पोजीशन में होता क्या है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के समय नॉर्मली आपके लंग्स के बहुत सारे पोर्शन हैं जो वर्क नहीं करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है वर्क करने की, लेकिन प्रोन पोजीशन में लेटाने से जो मेन पोर्शन पहले वर्क करता था, जब उस पर प्रेशर पड़ने लगता है तो वो पोर्शन जो पहले इनएक्टिव रहते थे, जिनका कोई खास काम नहीं था, वो पोर्शन एक्टिव हो जाते हैं और इससे पेशेंट को फ़ायदा मिलता है, उसका रेस्पिरेशन इजी होने लगता है, उसके लंग्स के वैसे एरिया जो पहले इनएक्टिव थे अब एक्टिव हो जाते हैं और वो ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ने लगता है। तो ये चीज़ें प्रोन पोजीशन में फ़ायदा होता है। प्रोन पोजीशन कैसे, मैंने आपको बता दिया है कि पेशेंट को पेट के बल, छाती के बल लिटाया जाता है, ठीक है, और इसको हम लोग प्रोन पोजीशन कहते हैं। तो स्कैफर्स मेथड है, उसमें पेशेंट को छाती के बल ही लिटा के, यानी पेट के बल ही लिटा के प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इसीलिए इस नाम में, इस मेथड के नाम में स्कैफर्स प्रोन प्रेशर मेथड इसका नाम रखा गया है। ध्यान में रखना है, स्कैफर्स प्रोन प्रेशर मेथड, ठीक है। मीन्स
स्कैफर तो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे है। पेशेंट को इसमें प्रोन पोजीशन में लेटा के तब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करने के लिए। प्रेशर अप्लाई करके उसके नॉर्मल ब्रीदिंग, नेचुरल ब्रीदिंग को रिस्टोर करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं तो इसमें करना क्या है। अब ये चीज़ें पॉइंट वाइज बताया जा रहा है आपको। ले द पेशेंट ऑन हिज बेली, ठीक है, बेली मीन्स ये पेट के बल उस पेशेंट को लिटा देना है। ठीक है, ले द पेशेंट ऑन हिज बेली, वन आर्म एक्सटेंडेड डायरेक्टली ओवरहेड एंड द अदर आर्म बेंट एट एल्बो विद द फेस टर्न्ड आउटवर्ड एंड रेस्टिंग ऑन द सेकेंड हैंड और फोर आर्म सो दैट द नोज एंड माउथ आर फ्री फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या होगा। पेशेंट को पेट के बल लिटाना है, उसके पहले एक हाथ सीधा कर देना है सिर के पास, दूसरा हाथ को एल्बो से मोड़ के यहाँ ले आना है। ठीक है, लिटाने समय जब आगे जाएगा तो एक हाथ एल्बो से मोड़ के यहाँ ले आना है सो दैट कि यहाँ सपोर्ट भी मिल सके और ये इस उठाव के वजह से ये चीज़ें फ्री रहे, माउथ और नोज फ्री रहे सांस लेने के लिए। और दूसरा ऐसे ले जाना होगा। फिगर में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में। फिगर दिख रहा है क्लियर? ओके, तो ये जो पर्सन है ये अफेक्टेड पर्सन है, इसको लिटा दिया गया है बेली पर यानी पेट के बल, एक हाथ सीधा कर दिया गया है और दूसरा हाथ जो आपको नहीं दिख रहा है वो एल्बो से मोड़ के यहाँ लाके उस पर्सन को लगा दिया गया। यहाँ लाने से थोड़ा सा हाइट मिल गया ग्राउंड से, इस फिंगर्स के, इस पाम के थिकनेस की वजह से। पाम आपका आउटवर्ड है, ठीक है, जैसे पर्सन है तो ऐसे करता तो पाम उस पर्सन के इनवर्ड होता, ऐसे करता तो पाम आउटवर्ड है। पाम को आउटवर्ड रख दिया गया है तो इससे थोड़ा सा उठाव मिल गया है। उठाव मिलने की वजह से यहाँ पे स्पेस है नाक के पास और मुंह के पास, इस स्पेस में उसके सांस लेने के लिए एडिक्वेट स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, ये समझ में आ गया पोजीशन। पर्सन को लिटाना है तो एक हाथ एल्बो से मोड़ के पाम को आउटवर्ड करके यहाँ रखना है। यहाँ रखने से थोड़ा सा उठाव मिला ग्राउंड से उठाव मिला तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरेंस मिला, क्लियर स्पेस से सांस लेना पॉसिबल हो पाया उसके नोज के पास, उसके माउथ के पास। गॉट दैट? ठीक है, तो पोजीशन 1 में इस तरह से लिटा दिया गया। अब जो दूसरा पर्सन आएगा, ठीक है, वो यहाँ इसके कमर के बाद से दोनों तरफ पैर रख के, उसके शरीर पर पैर नहीं रखना है, उसके शरीर के आउटर साइड में दोनों तरफ पैर रख के इस तरह से डाउन होगा। डाउन होने के बाद ये जो पर्सन है जो रेस्क्यू करने आया है, दिस इज अफेक्टेड पर्सन लाइंग इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड दिस इज रेस्क्यूअर, उसका जो साथी है जो ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है और आया है उसको स्कैफर्स प्रोन प्रेशर मेथड अप्लाई करने के लिए। अब वो क्या करेगा, अपने हाथों को इस तरह से लेके उसके रिब्स पे, कमर का वो पोर्शन जो रिब्स होता है जहाँ तक पसलियाँ हैं, पसलियों के लोअर एंड पे इस तरह से हाथ रखेगा, फिंगर साइड में, और इस तरह से हाथ रख के इससे प्रेशर अप्लाई करना है, इससे प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से रखेगा और इसमें भी ध्यान क्या रखना है, ये बेंड नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रेट रहना चाहिए। देखो ये पर्सन का हाथ बिल्कुल स्ट्रेट है तो पीठ पे ऐसे रख के साइड से फिंगर इससे प्रेशर अप्लाई करना है, हथेली के इस पोर्शन से, हथेली के लोअर पोर्शन से प्रेशर अप्लाई करना है। कहाँ? तो रिब्स के अंतिम छोर पे। ठीक है, रिब्स के अंतिम छोर पे, यहाँ जाके रिब्स खत्म होने लगता है, रिब्स के अंतिम छोर पे प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, और थर्ड पोजीशन में उसको रिलीज करना है। कैसे, हम लोग देखेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, तो पहले हमने देख लिया कि पर्सन को लिटाया कैसे गया है, उसके हैंड का क्या पोजीशन है, बोथ हैंड्स का, राइट हैंड का क्या पोजीशन है, लेफ्ट हैंड का क्या पोजीशन है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि अब रेस्क्यूअर क्या करेगा, जो बचाने वाला है वो क्या करेगा। नील यानी झुक जाना, नील स्ट्रैडलिंग द पेशेंट थाइज। ठीक है, तो पेशेंट के थाइज के पास उसको आ जाना है, अपने घुटनों को मोड़ के झुक जाना। नील मीन्स अपने घुटनों को मोड़ के झुक जाना। ठीक है, नी से बना है नील। विथ योर नीज प्लेस्ड सच ए डिस्टेंस फ्रॉम हिप बोन्स, उसके हिप बोन्स के पास नील को प्लेस कर देना है। ठीक है, नीज को प्लेस कर देना है। एज विल अलाउ टू एज्यूम पोजीशन 1, पोजीशन 1 में जो हमने देखा था उस तरह से। ठीक है, प्लेस द पाम ऑफ द हैंड्स ऑन द बैक विद द फिंगर्स रेस्टिंग ऑन द रिब्स, तो हाथ के अपने पाम को ऐसे ले जाके रखना है, फिंगर्स उसके रिब्स पे लगने चाहिए। ये जो रिब्स है, रिब्स पे फिंगर लगने चाहिए, ऐसे जाके रखना है उस पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, द लिटिल फिंगर जस्ट टचिंग द लोएस्ट रिब्स। बस ध्यान रखना है कि आपकी जो कानी उंगली है, लिटिल फिंगर, वो रिब्स के सबसे
लोएस्ट वाला जो पोर्शन है, सबसे लास्ट रिब्स को टच करे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिब्स जहाँ एंड होता है वहाँ पे ही हाथ रखना है। तो कोशिश करना है कि आपका जो लिटिल फिंगर है, जो कानी उंगली है, वो सबसे लोएस्ट वाले रिब्स पे, यानी पसलियों के सबसे अंतिम पोर्शन पे जाके ये सटे, ठीक है। उसके बाद विद द थंब एंड फिंगर्स इन नेचुरल पोजीशन एंड द टिप्स ऑफ फिंगर जस्ट आउट ऑफ साइट, पोजीशन नंबर 1। और जो फिंगर का टिप्स है ना वो आउट ऑफ साइट हो जाए। जाहिर है आपके फिंगर का टिप्स जब ऐसे होगा, वो पर्सन ऊपर से है, उस पर्सन के बॉडी से ऐसे लगा हुआ है, तो फिंगर्स आपको दिखेगा नहीं, फिंगर्स का टिप्स आपको दिखेगा नहीं। तो इस तरह करके उस पर्सन को रेस्क्यू करने की कोशिश करनी है। अगला स्टेप क्या होगा, विद द आर्म्स हेल्ड स्ट्रेट। मैंने आपको पहले ही बताया था, उसका ये एल्बो मुड़ना नहीं चाहिए, ऐसे स्ट्रेट रखना है। उसके बाद स्विंग फॉरवर्ड स्लोली सो दैट द वेट ऑफ योर बॉडी इज ग्रेजुअली ब्रॉट टू बियर अप द पेशेंट। उसके बाद ऐसे रख के आपको आगे मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा वायलेंट ऑपरेशंस नहीं करना है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने समय। इतना ज़्यादा हम ताकत न लगा दें कि उसकी पसलियाँ टूट जाए या उसका इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाए। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में लंग्स की पुशिंग्स में ये ध्यान देना होगा, ठीक है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वायलेंट ऑपरेशंस नहीं करना है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के समय, मतलब इतना ज़्यादा हम प्रेशर ना अप्लाई करें कि इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाए या रिब्स टूट जाए। जितना ज़रूरत हो उतना ही प्रेशर अप्लाई करना है। और प्रेशर क्यों अप्लाई करना है, तो जाहिर है लंग्स ने एयर को इनहेल और आउटहेल करना बंद कर दिया है, यानी लंग्स ने अपना नॉर्मल ऑपरेशन बंद कर दिया है। उस व्यक्ति की नॉर्मल ब्रीदिंग रुक गई है, नेचुरल ब्रीदिंग, उसने सांस लेना बंद कर दिया है। तो सांस लेने का प्रोसेस क्या होता है, जाहिर है लंग्स में एक्सपेंशन होता है, एयर का इनटेक होता है, लंग्स में कंप्रेशन होता है, एयर को बाहर छोड़ा जाता है। इसी प्रोसेस को रीस्टैब्लिश करना है, तो जाहिर एक बार प्रेशर अप्लाई करना होगा, जस्ट एज कि आपका लंग्स थोड़ा सा कंप्रेस हो सके। उसका प्रेशर छोड़ देना होगा, रिलीज कर देना होगा कि नेचुरली वो एक्सपेंड कर सके। यानी लंग्स का जो नॉर्मल प्रोसेस था ना, उसको हम लोग रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। यानी वो नेचुरली कॉम्प्रेस होता था तो हवा बाहर निकलती थी, अब नेचुरली कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है तो हमें बाहर से प्रेशर अप्लाई करके कॉम्प्रेस करना है, सो दैट कि अंदर जो थोड़ी सी हवा है वो निकले, और उसका प्रेशर रिलीज कर देना है, छोड़ देना है, तो लंग्स नेचुरली एक्सपेंड हो, सो दैट कि हवा का इनटेक अंदर आ सके। इसी को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी है, इसीलिए हमें बाहर से प्रेशर अप्लाई करना होता है। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो जाए, मतलब हम ज़रूरत से ज़्यादा ताकत ना लगा दें कि इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाए। तो सबसे बेहतर तरीका ये है, इसमें क्या है, ये पर्सन अलग से कुछ ताकत नहीं लगा रहा है, इसीलिए इसको स्ट्रेट रखा गया है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि वो ऐसे पकड़ेगा उस पर्सन के पीठ पे, लोअर रिब्स पे, तो उसको एल्बो अपना स्ट्रेट रखना है। क्यों? क्योंकि उसको अपना ताकत अब नहीं लगाना है, एल्बो स्ट्रेट करके आगे झुक जाना है। मीन्स सिर्फ अपना वो बॉडी वेट यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक अगर हम किसी को पुश करें तो अपना ताकत लगा के पुश करें, ठीक है, जमीन पे हम अपना ताकत लगाएं, और एक सिर्फ अपने बॉडी के वेट को जाने दें, वेट को ट्रांसफर होने दें, उससे सिर्फ फोर्स अप्लाई हो। ध्यान में आ रहा है? हम अगर चाहें तो अपना बॉडी का वेट भी लगा सकते हैं, प्लस अपने मसल्स का ताकत, मसल्स से फोर्स जनरेट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना ज़्यादा करने से इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। तो सिर्फ जितना चाहिए उतना ही फोर्स लग सके, इसका सबसे बेहतर तरीका है कि हम अपना खुद का ताकत नहीं लगाएं, हम अपने वेट को सिर्फ ट्रांसफर होने दें, और उस वेट की वजह से जो मेरा mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा वो इतना सफिशिएंट होगा कि उसके लंग्स के उन पोर्शन में उतना कॉम्प्रेशन दे सके, सो दैट कि नेचुरल ब्रीदिंग धीरे धीरे रीस्टैब्लिश हो जाए। गॉट माई पॉइंट? तो इसमें करना क्या है, वो पर्सन के नज़दीक आएगा, सोल्जर को डायरेक्टली उसके ऊपर रखेगा, हाथ को सीधा करेगा और आगे स्विंग कर जाएगा, मतलब आगे थोड़ा सा मूव कर जाएगा, ऐसे रख के थोड़ा सा मूव कर जाएगा। मूव करने से उसका बॉडी वेट अब उसके हाथ के थ्रू उस पर्सन के रिब्स पे ट्रांसफर हो गया, और बॉडी वेट से ही इतना फोर्स लग गया जो सफिशिएंट है उसके लंग्स को उस स्मॉल क्वांटिटी में कॉम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये काम करेगा वो। विद द आर्म्स हेल्ड स्ट्रेट, स्विंग फॉरवर्ड स्लोली सो दैट द वेट ऑफ योर बॉडी इज ग्रेजुअली बॉट टू बियर अप द पेशेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपके बॉडी का वेट है वो धीरे धीरे पेशेंट पे जाएगा, और उसके पेशेंट बियर करेगा इस बॉडी वेट को, और उससे इतना एम्पल फोर्स, सफिशिएंट फोर्स लगेगा कि कॉम्प्रेशन हो सके उसके लंग्स का। द शोल्डर शुड बी डायरेक्टली ओवर द हील ऑफ द हैंड, और शोल्डर जो हमारे हैं वो हाथ के, ये जो हील ऑफ द हैंड है उसके जस्ट ऊपर रहे हमारे शोल्डर्स,
तो ये स्ट्रेटनेस मेंटेन रखना है, सो दैट कि प्रॉपर बॉडी वेट का ट्रांसफर हमारे हैंड के थ्रू वहाँ फोर्स अप्लाई करने के लिए उस पेशेंट के रिब्स पे, लोअर रिब्स पे लग सके। ठीक है, एट द एंड ऑफ फॉरवर्ड स्विंग। ठीक है, डू नॉट बेंड योर एल्बोज, सबसे खासकर ध्यान देना है कि एल्बो को बेंड नहीं करना है। दिस ऑपरेशन शुड टेक अबाउट 2 सेकेंड्स, और ये जो आगे झुकना है ना, ये सिर्फ 2 सेकेंड के लिए, और फिर धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करना है। अब इसमें नोट करके दिया गया है जो ध्यान में रखना है, प्रेशर शुड नॉट बी एक्सेसिव, प्रेशर जाहिर है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ अपना बॉडी वेट ट्रांसफर करना है, अलग से अपने मसल से ताकत नहीं लगाना है, सिर्फ अपने बॉडी को काम करने देना है। बॉडी की वजह से जो mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी वेट की वजह से सिर्फ उसको काम करने देना है। एंड शुड बी शूटेड टू द साइज एंड बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट प्रेशर शुड बी अप्लाइड ग्रेजुअली एंड नॉट सडनली। और खासकर ये भी ध्यान देना होगा कि वो पर्सन जो अफेक्टेड है ना, उसका जो स्ट्रक्चर कैसा है। मान लो एकदम दुबला पतला पर्सन हो तो उतना फोर्स भी उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि अफेक्टेड पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कैसा है, उसके हिसाब से ही हमें प्रेशर अप्लाई करना है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द पेशेंट प्रेशर शुड बी अप्लाइड ग्रेजुअली एंड नॉट सडनली। और खासकर जो प्रेशर अप्लाई करना है ना, वो धीरे धीरे अप्लाई करना है, ग्रेजुअली, सडनली नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, अब क्या है उसके आगे का प्रोसेस। नाउ इमीडिएटली स्विंग बैकवर्ड सो एज टू कंप्लीटली रिमूव द प्रेशर। और ये 2 सेकंड तक करने के बाद से अब पीछे आपको स्विंग कर जाना है, पीछे आ जाना है, सो दैट कि अब प्रेशर रिलीज हो जाए, पूरा का पूरा प्रेशर हम लोग रिमूव कर दें वहां से। ठीक है, प्रेशर जब रिमूव हम लोग कर दें तो 2 सेकंड फिर हम लोग वेट करें। ध्यान रखना है, पहले हमने 2 सेकंड प्रेशर अप्लाई किया, अब हम लोग वापस स्विंग हो गए, हमने प्रेशर रिलीज कर दिया, हमने प्रेशर रिमूव कर दिया, 2 सेकंड वेट करना है। ठीक है, और आफ्टर 2 सेकंड के बाद फिर से आगे फॉरवर्ड मूव करना है और फिर से उस तरह प्रेशर अप्लाई करना है। ये इंटरवल जितना स्टेडी होगा, ये 2-2 सेकंड जितना हम लोग मेंटेन करेंगे, एक रिदम बनेगा। रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है ना, हम लोग रेजोनेंस क्रिएट करते हैं, रेजोनेंस क्रिएट करने के लिए रिदम बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया था। तो है क्या ना कि एक रिदम मेंटेन करना, एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया था कि यूरोपियन कंट्री में एक पुल बना और पुल के उद्घाटन के समय सैनिकों की एक टुकड़ी को, एक ब्रिगेड को परेड करा दिया गया। उस परेड कराने से होता क्या है कि बॉडी मूवमेंट सारे सोल्जर्स का एक साथ होता है, लेग मूवमेंट सारे सोल्जर्स का एक साथ होता है, एक रिदम में होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होता है। और एट अ सडन ऐसा हुआ कि उनके परेड करने की, पैर के टकराने की और पैर के रिलीज करने की फ्रीक्वेंसी जो थी, यानी उनके परेड की जो फ्रीक्वेंसी थी, मैंने आपको बताया कि किसी भी मटेरियल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो उन सैनिकों के परेड करने की फ्रीक्वेंसी उस पुल के मटेरियल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई और वहाँ पे रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस का कंडीशन एस्टैब्लिश हो गया और वो पुल उद्घाटन के समय ही टूट गया, जबकि कोई भी फॉल्ट नहीं था उस पुल में। वो मटेरियल बहुत सही था, उसकी मटेरियल की क्वालिटी में कोई दोष नहीं था। ठीक है, तो ये रिदमिक एक्शन की वजह से सैनिकों के कदम ताल की जो फ्रीक्वेंसी थी, परेड की फ्रीक्वेंसी थी, उनके पैर के स्ट्राइक करने की और स्ट्राइक के बाद रिलीज करने की फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी की मैचिंग उस मटेरियल के स्ट्रेंथ, उस मटेरियल के ऑस्किलेशन के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैचिंग हो गई, रेजोनेंस क्रिएट हो गया और रेजोनेंस के कंडीशन में एक्सट्रीम फोर्स अप्लाई हुआ और वो पुल टूट गया। तो रिदम बहुत नेसेसरी है, फ्रीक्वेंसी का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, ये इंटरवल्स को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि वो रिदम आपके लंग्स के नॉर्मल ऑपरेशन के रिदम से मैच कर जाए। लंग्स का जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जितना टाइम उसमें लगा, नॉर्मल एक्सपेंशन जितना टाइम उसमें लगा, ये रिदम मेंटेन हो जाए। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि इसको हम लोग मेंटेन करें। 2 सेकंड का प्रेशर अप्लाई करें, फिर रिलीज करें, 2 सेकंड वेट करें, अगेन हम लोग फॉरवर्ड मूव करके, फॉरवर्ड स्विंग देके अपना वेट ट्रांसफर करके अगेन हम लोग प्रेशर अप्लाई करें। ठीक है, तो आफ्टर 2 सेकंड्स swing forward again, thus repeated deliberate 12 to 15 times a minute। ठीक है, और कोशिश करना होगा कि ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस हम लोग 12 से 15 बार 1 मिनट में करें। ठीक है, मिनट्स। ठीक है, 15 टाइम्स अ मिनट। डबल द मूवमेंट ऑफ कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन आफ्टर रेस्पिरेशन इनटू 4-5 सेकेंड्स। ठीक है, डबल द after 2 seconds swing forward again, thus repeat deliberately 12 to 15 times a minute. The double movement of compression and relaxation, a complete respiration in 4 to 5 seconds, a complete respiration in 4 to 5 seconds। ठीक है, तो ये जो डबल मूवमेंट है ना हमारा कॉम्प्रेशन और रिलैक्सेशन का, ये हमें कोशिश करना है कि एक रिदम में हो
और रिदम में ऐसा हो कि 1 मिनट में 12 से 15 बार ये दोनों का सेट हो, यानी कॉम्प्रेशन और रिलैक्सेशन का जो एक सेट है, इस एक सेट को 12 से 15 बार 1 मिनट में करने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, अ कंप्लीट रेस्पिरेशन इनटू 4 इंटू 5 सेकेंड। ठीक है, अब ये बता रहा है आपको कि कंप्लीट रेस्पिरेशन यानी जो कंप्रेशन और रिलैक्सेशन मिलके कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है। जैसे लंग्स में हम सांस लेना को कैसे बोलेंगे, एक साइकिल सांस लेने का कंप्लीट हुआ, यानी एक बार कंप्रेशन हुआ, सांस रिलीज हुआ, एक्सपेंशन हुआ, सांस अंदर आया। या थोड़ा और अच्छे से अगर समझें तो इस प्रोसेस को अगर रिवर्स कर दें तो सबसे पहले एक्सपेंशन हुआ, सांसें अंदर आई, फिर लंग्स का कंप्रेशन हुआ, सांसें बाहर गई। ये एक साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन हुआ, यानी 1 कंप्लीट रेस्पिरेशन। ठीक है, तो 2 सेकंड का हमने प्रेशर अप्लाई किया कंप्रेशन के लिए, 2 सेकंड हमने प्रेशर रिलीज किया एक्सपेंशन के लिए, यानी 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। तो जाहिर है 2 सेकंड और 2 सेकंड मिलके बन गया 4 सेकंड। तो एक कंप्लीट रेस्पिरेशन साइकिल कितना होगा, 4 से 5 सेकंड का। समझ में आया ये चीज समझ में आया सबको? ठीक है, हमने लंग्स के नेचुरल प्रोसेस को कराने की कोशिश की है आर्टिफिशियली, दैट्स देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो लंग्स का नेचुरल प्रोसेस क्या है, एक साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग किसको कहते हैं? तो एक बार लंग्स का एक्सपेंशन हुआ, सांसें अंदर आई, अगली बार लंग्स का कॉम्प्रेशन हुआ, सांसें बाहर गई, एक कंप्लीट साइकिल। तो हमने देखा कि उसी को हम लोग आर्टिफिशियली कराने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सेकंड का प्रेशर अप्लाई करते हैं सो दैट कि लंग्स का कंप्रेशन हो सके, 2 सेकंड तक प्रेशर रिलीज कर देते हैं, लंग्स का एक्सपेंशन हो सके। तो जाहिर है 2 और 2 मिलकर 4 बना, यानी 4 से 5 सेकंड का कंप्लीट रेस्पिरेशन हमें कराना है, आर्टिफिशियली कराने की कोशिश करनी है। व्हाट दैट? ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं। ऐसा कोशिश हमें जारी रखना है। उसके बाद क्या होता है वो हमें देखना है। एज सुन एज द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हैज बीन स्टार्टेड एंड वाइल इट इज बीइंग कंटिन्यूड, एन असिस्टेंट शुड लूजन एनी टाइट क्लॉथिंग अबाउट द पेशेंट, नेक, चेस्ट और वेस्ट, कीप द पेशेंट वार्म एंड डू नॉट गिव एनी लिक्विड वटेवर बाई माउथ अंटिल द पेशेंट इज फुल्ली कॉन्शियस। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग स्टिमुलेंट देने की बात कब करते थे? स्टिमुलेंट देने की बात कब करते थे बताइए? यस, पेशेंट के रिवाइव कर जाने के बाद। अनकॉन्शियस में स्टिमुलेंट देने की कोशिश नहीं करनी है, अदरवाइज वो लिक्विड जो जाएगा ना वो और चॉक कर देगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसी चीज को देखना है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जब हमने स्टार्ट कर दिया उस पर्सन को बचाने के लिए, अभी पर्सन अनकॉन्शियस है, ठीक है, हमने जस्ट अभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना स्टार्ट कर दिया है, उसी वक्त कुछ और लोग जो है हमारी टीम में काम करने वाले हमारे साथ के लोग हैं, वो लोग भी असिस्ट करना शुरू कर देंगे। कैसे असिस्ट करेंगे? तो एक पर्सन लगा हुआ है उस अनकॉन्शियस पर्सन जिसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने में, दूसरा जाके क्या करेगा, जब तक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना स्टार्ट हो गया है, दूसरा पर्सन या उससे ज्यादा, एक से ज्यादा पर्सन क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, ढीला करने की कोशिश करेंगे उसके कपड़ों को जो टाइट है। ठीक है, अगर कोई क्लॉथिंग बहुत टाइट है पेशेंट का तो उसको ढीला करने की कोशिश करेंगे। अगर गले पर टाइट है या चेस्ट पे टाइट है या कमर पे टाइट है तो उसको ढीला करके प्रेशर को रिलीज करके थोड़ा सा उसको रिलैक्स फील कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दूसरे पर्सन का काम रहेगा। एक ने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना शुरू कर दिया तो दूसरा पर्सन जाके देखेगा कि उसकी क्लॉथिंग टाइट तो नहीं है, कहीं नेक पे कस तो नहीं रहा है, कमर पे कस तो नहीं रहा है, छाती पे कस तो नहीं रहा है, इसलिए प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करना होगा। उस पर्सन को, उस अफेक्टेड पर्सन को थोड़ा सा रिलैक्स कराने की कोशिश करनी होगी, रिलैक्स फील कराने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, उससे भी इंपॉर्टेंट है कीप द पेशेंट वार्म। ठीक है, पेशेंट को गर्म रखने की कोशिश करनी होगी सो दैट कि बॉडी टेम्परेचर कंड्यूसिव रहे हमारे ब्लड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। होता क्या है कि उस एक्सीडेंट के बाद से कभी कभी शरीर ठंडा पड़ने लगता है, शरीर ठंडा पड़ेगा तो ब्लड की क्लॉटिंग स्टार्ट हो सकती है। ब्लड के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जो बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उसे हमें मेंटेन रखने की कोशिश करनी होगी। इसी कारण से कुछ लोग जाके पैर के तलवे सहलाने लगते हैं, कुछ लोग हाथ पे इस तरह से मालिश करने लगते हैं सो दैट कि थोड़ा सा हीट एनर्जी उसको मिलती रहे, उसके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो हमें पेशेंट को वार्म रखने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, डू नॉट गिव एनी लिक्विड वटेवर बाय माउथ अंटिल द पेशेंट इज फुल कॉन्शियस। और जो मैंने पहले बताया कि कोई भी लिक्विड उसको मुंह से नहीं देना है उस अफेक्टेड पर्सन को जब तक वो कॉन्शियस ना हो जाए, नहीं तो क्या होगा, वो बेहोश है और कुछ पानी मुंह में डालने की कोशिश की, वो जाके और अंदर चॉक कर दिया। इसे जब तक वो रिवाइव ना कर जाए, जब तक वो कॉन्शियस ना हो जाए, कोई लिक्विड मुंह में डालने की उसकी कोशिश नहीं करनी है अफेक्टेड पर्सन को। ठीक है,
आगे आ जाते हैं हम लोग। टू अवॉइड द स्ट्रेन ऑन हार्ट when the patient revives he should be keep lying down and do not allowed to stand or sit up। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि पर्सन रिवाइव कर भी जाए तो उसको उठाने नहीं लगना है, उसको लाइंग पोजिशन में ही रखना है। क्यों? क्योंकि जब नेचुरल ब्रीदिंग उसकी स्टॉप हो गई थी, नेचुरल ब्रीदिंग स्टॉप होने का क्या मतलब है, आपके बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है ना वो कैसे काम करता है, तो हमारे ब्लड में हम लोग जो खाते हैं ना, हमारा खाया हुआ जो चीज़ें हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्लड के साथ मिक्स होके ऑर्गन्स में जाती है, और हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना तो हेमोग्लोबिन के थ्रू ब्लड में वो ऑक्सीजन कैरी होता है और उस ब्लड के ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके एनर्जी बनता है जिससे हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है, ब्लड में जो हम लोग खाते हैं, जो चीज़ें हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, वो कंज्यूम किए हुए चीज़ें कई चीज़ों में कन्वर्ट होती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से और ब्लड में जाती हैं। हम लोग जो खाते हैं वो डाइजेस्ट होके उसमें से प्रोटीन्स निकला, उसका अलग फंक्शन है, मिनरल्स निकले, उसका अलग फंक्शन है, विटामिन्स के अलग फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के अलग फंक्शन है। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिलके ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड के साथ पूरे ऑर्गन्स में कैरी होता है, और हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन कैरी करता है ब्लड में। तो ब्लड से ब्लड होके हमारे ऑर्गन्स में ग्लूकोज भी जा रहा है और ऑक्सीजन भी जा रहा है, और जहां ज़रूरत हो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होता है और एनर्जी में कन्वर्शन होता है। इस एनर्जी से ही हम लोग काम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल वर्किंग है। अब वो पर्सन जब तक उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो गई थी तो ब्लड में हेमोग्लोबिन से होके ऑक्सीजन जाना बंद हो गया था, कम हो गया था, तो ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं हो रहा था, यानी एनर्जी नहीं मिल रही थी शरीर को। अचानक से जब वो पर्सन रिवाइव किया, उसको अगर हम उठा देंगे तो हार्ट पे, जिसको कम एनर्जी ऑलरेडी मिल रही है, हार्ट को अचानक से ज़्यादा पंप करना पड़ेगा ब्लड को, और हार्ट अटैक आने का या हार्ट कार्डियक अरेस्ट होने का डर हो जाएगा। इसीलिए रिवाइव करने के बाद अचानक से पेशेंट को उठाना नहीं चाहिए। यही पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, टू अवॉइड द स्ट्रेन ऑन हार्ट पे जोर न पड़े जब पेशेंट रिवाइव करे, ही शुड बी केप्ट लाइंग डाउन एंड नॉट अलाउड टू स्टैंड और सिट अप। ठीक है, तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्ट पे स्ट्रेन ना पड़े जब पेशेंट रिवाइव कर जाता है। इसलिए हमें कोशिश करना होगा कि उस पर्सन को रिवाइव करने के बाद लाइंग डाउन पोजीशन में, यानी लेटे ही हम रहने दें, उसको बैठाने या उठाने की कोशिश नहीं करें। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जब तक उसकी ब्रीदिंग नहीं स्टैब्लिश थी, ब्रीदिंग नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, उसके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होके एनर्जी नहीं बन पा रही थी, ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिल रही थी, जाहिर है हार्ट को भी कम एनर्जी मिल रही थी। अचानक से वो पर्सन रिवाइव किया, उसकी नेचुरल ब्रीदिंग स्टार्ट तो हो गई, लेकिन हार्ट को अभी कम एनर्जी मिली है। अचानक से उस पर्सन को हम उठाएंगे तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना होगा, और ज़्यादा ब्लड पंप करना होगा क्योंकि अब एक पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उठने के कारण। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना होगा, और ज़्यादा ब्लड पंप करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि हार्ट को ऑलरेडी कम एनर्जी मिल रही है। हार्ट पे स्ट्रेन पड़ेगा, हार्ट अटैक होने का डर है। ठीक है, तो हार्ट पे स्ट्रेन ना पड़े, इसलिए पर्सन को रिवाइव करने के बाद भी हमें उठाने या बैठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसे लेटा रहने देना चाहिए। गॉट दैट? ठीक है, आगे है, इफ द डॉक्टर हैज नॉट अराइव्ड बाय द टाइम पेशेंट हैज रिवाइव्ड, ही शुड बी गिवन सम स्टिमुलेंट सच एज 1 teaspoonful of aromatic spirits of ammonia in a small glass of water or hot drink of coffee or tea. The patient should be kept warm. ठीक है, तो अगर डॉक्टर नहीं पहुंचता है पेशेंट के रिवाइव करने के समय, तो हमें ध्यान देना है, पेशेंट को कुछ स्टिमुलेंट देना है। पहले ही बता चुके हैं स्टिमुलेंट क्या होता है। स्टिमुलेंट में एक और स्टिमुलेंट बताया गया है, वही छोटा चम्मच से 1 teaspoonful of aromatic spirits of ammonia in small glass of water. ठीक है, एक ग्लास पानी में एरोमेटिक अमोनिया होता है, महक वाला अमोनिया का एक कंपाउंड होता है, उसको डाल के मिला लेना होता है, और उस ग्लास में से एक छोटा चम्मच निकाल के एज एन स्टिमुलेंट उस पर्सन को देने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, या फिर हॉट ड्रिंक जैसे कॉफ़ी या टी, उसको भी छोटे छोटे चम्मच से उसको पिलाना होता है, और उस पेशेंट को गर्म रखने की, वार्म रखने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, इसके बाद वाले पॉइंट में हम लोग आ जाते हैं। अ ब्रीफ रिटर्न ऑफ नेचुरल रेस्पिरेशन इज नॉट सर्टेन इंडिकेशन फॉर स्टॉपिंग रिससिटेशन। ठीक है, अ ब्रीफ रिटर्न ऑफ नेचुरल रेस्पिरेशन इज नॉट अ सर्टेन इंडिकेशन फॉर स्टॉपिंग रिससिटेशन। नॉट इनफ्रिक्वेंटली पेशेंट ऑफ टेम्पररी रिकवरी ऑफ रेस्पिरेशन स्टॉप ब्रीदिंग अगेन। है क्या कि थोड़ी देर के लिए नेचुरल रेस्पिरेशन एस्टैब्लिश हो गया,
पेशेंट की सांसें आ गई तो हमें रिससिटेशन प्रोसेस को स्टॉप नहीं कर देना है, हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को स्टॉप नहीं कर देना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि टेम्पररी रिकवरी होता है और उसके बाद पेशेंट फिर से सांस लेना बंद कर देता है, तो उसे वॉच करना होगा, ठीक है। और अगर उसकी सांसें रुकती हैं तो फिर से आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, फिर से रिससिटेशन एस्टैब्लिश कर देना होगा। आगे हम लोग आ जाते हैं। इन कैरिंग आउट रिससिटेशन इट मे बी नेसेसरी टू चेंज द ऑपरेटर, द चेंज शुड बी मेड विदाउट लूजिंग द रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि कभी कभी 3 से 4 घंटे लग जाते हैं नेचुरल रेस्पिरेशन को एस्टैब्लिश करने में। जाहिर है एक पर्सन जो नेचुरल रेस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश कर रहा है, रिससिटेशन देने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है वो थक जाए, तो शिफ्ट में काम कराना होता है, उसको हटा के फिर दूसरा प्रोसेस वहाँ, दूसरा आदमी आके वहाँ काम करे। इस शिफ्टिंग में ध्यान रखना रहता है कि नेचुरल रिदम इस्टेब्लिश रहे। मैंने पहले भी आपको रिदम के बारे में बताया है कि रिदम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो रिदम मेंटेन करना है, यानी एक पर्सन को हटाना है, अब दूसरा आके करेगा, तो बीच में जो 2 सेकंड वाला जो इंटरवल है ना वो मेंटेन रहे, वो 2 सेकंड का ही गैप रहे बीच में, जो हमने रिलीज किया है उसी बीच में दूसरा पर्सन आ जाए उसके बदले और फिर वो स्टार्ट कर दे। इसी चीज को यहाँ दिया हुआ है कि इन कैरिंग आउट रिससिटेशन इट मे बी नेसेसरी टू चेंज द ऑपरेटर। इस रिससिटेशन प्रोसेस को कराने में हो सकता है जरूरत पड़े आपको ऑपरेटर को चेंज करने की, यानी वो जो रेस्क्यूअर पर्सन था उसको हो सकता है बदलने की जरूरत हो। बस ये ध्यान देना है कि द चेंज शुड बी मेड विदाउट लूजिंग द रिदम फॉर रेस्पिरेशन। तो हम जो ये चेंज करेंगे, रेस्क्यूअर को बदलेंगे, ऑपरेटर को बदलेंगे, इसको रिदम को छोड़े बिना उसको करना होगा, रिदम को मेंटेन रखना होगा। 2 सेकंड का जो हमने रिलीज किया है ना, उसी 2 सेकंड में पर्सन बदल जाए, ऑपरेटर बदल जाए और काम करने लगे, सो दैट की रिदम मेंटेन रहे, ठीक है। बाय दिस प्रोसीजर नो कंफ्यूजन रिजल्ट्स एट द टाइम ऑफ चेंज ऑफ ऑपरेटर एंड रेगुलर रिदम इज केप्ट अप। और इससे कंफ्यूजन भी नहीं होता। कंफ्यूजन ये कि इसके पहले वाला जो ऑपरेटर था वो कंप्रेशन कर रहा था कि रिलीज कर रहा था, ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आपने रिदम को मेंटेन किया है, आपको पता है कि रिलीज किया है तभी हम इसको बदल रहे हैं, अगला आएगा तो उसको अब अप्लाई करना है प्रेशर। नहीं तो होगा क्या कि इसने प्रेशर अप्लाई किया और दूसरा भी आके प्रेशर अप्लाई करे उसी वक्त, तो रिदम ब्रेक हो गया। क्योंकि रिदम क्या है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और दोनों अपने निर्धारित समय पर 2 सेकंड का एक्सपेंशन तो 2 सेकंड का कॉम्प्रेशन, ये रिदम टूटे नहीं। रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, चाहे वो हार्ट बीट हो चाहे वो रेस्पिरेशन हो, दोनों में रिदम उतना ही मायने रखता है, ठीक है। तो चेंज इन ऑपरेटर से रिदम पे असर ना पड़े। दूसरा कंफ्यूजन ना हो कि पहले ऑपरेटर ने कॉम्प्रेस किया था कि रिलीज किया था, दूसरे को आके क्या करना है, दोनों ही कॉम्प्रेस ना कर दे, पहला वाला भी कॉम्प्रेस करके गया, दूसरा भी कॉम्प्रेस कर रहा है, नेचुरल ब्रीदिंग नहीं स्टैब्लिश होगी। तो रिदम ही मेंटेन करना है और कंफ्यूजन से भी बचना है, तो बेहतर होगा कि ऑपरेटर के चेंज को भी हम रिदम में ही रखें। ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है।